हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमलगम क्लासेस पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, लाइफ प्रोसेस। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोलॉजी हमारे एग्जाम में कितने नंबर की आनी है? बायोलॉजी हमारे एग्जाम में आनी है टोटल 30 मार्क्स की इन बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80। ये जो 30 मार्क्स हैं, ये कैसे डिवाइडेड है? इसमें 25 नंबर की बायोलॉजी के 4 चैप्टर आएंगे। पहला लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट हेरिडिटी, एक चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। ये आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का ये अवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, 25 नंबर की ये 4 चैप्टर, टोटल 30 नंबर की आप लोगों की बायोलॉजी आएगी। 30 नंबर की बायोलॉजी, 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, टोटल 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर के इंटरनल, दैट कंस्टिट्यूट 100 मार्क्स। ठीक है, तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन, है ना। फिर क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और एक्सक्रीशन पढ़ना है। 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। तो एक एक करके चारों पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? क्या होती हैं लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, द प्रोसेसेस which are performed by living organism to maintain their life on earth are known as life processes। ऐसी बेसिक प्रोसेस जो जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए, उन प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द process of obtaining nutrients and utilizing it for the growth and repair of the body। पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, एक्सपीरेशन भी, एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे, ग्रोथ तो पता ही है, पढ़ेंगे इसे भी वैसे अगले चैप्टर में। मूवमेंट सब जानते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम क्राइटेरिया देखेंगे कैसे पता करेंगे कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं, तो वो होती है मूवमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। कैसे? लिविंग थिंग्स मूव्स बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि दे मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप मूव करते हैं। दे डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर देयर मूवमेंट। उन्हें अपने मूवमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, दे मूव ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। ये जो मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकता है जैसा कि प्लांट्स में देखा जाता है, और नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकता है जैसा कि एनिमल्स में देखा जाता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो पूछेंगे, बताना। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या है? मूव कर सकते हैं बाय देमसेल्फ, और मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस प्रोसेस को लोकोमोशन भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो एनिमल्स कैन लोकोमोकेट, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो लोकोमेट मोकेट। जैसे कोई बंदर है, तो वो भी मूव कर सकता है, और मूव करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकता है।
क्योंकि बंदर अपने आप मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई बंदर इज लिविंग। लेकिन यहाँ पे तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर प्लांट्स हैं जो ट्रीज हैं ये तो मूव नहीं कर सकते अपने आप, ट्रीज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन व्हाई इट इज कंसिडर्ड लिविंग। तो ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये स्मॉल मूवमेंट शो कर सकते हैं, दे शो स्मॉल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, एग्जाम्पल से समझाएं। एक फ्लावर होता है जिसे कहते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर में देखा होगा क्या खास बात होती है, सनफ्लावर में खास बात ये होती है कि जिस डायरेक्शन में सन होता है, एक्चुअली ट्री बन गया, फ्लावर नहीं, फ्लावर ही है, नहीं, ये फ्लावर है। तो अगर सन इस डायरेक्शन में है तो सनफ्लावर का फेस इधर होगा, लेकिन जैसे जैसे विद टाइम सन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फ्लावर की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, सेम चेंज हो जाएगी। जब सन यहाँ से मूव करके, जब सन यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, तो इस फ्लावर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो सनफ्लावर की जो डायरेक्शन है वो भी सन के डायरेक्शन अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं सनफ्लावर मूव कर गया, इसने मूव ही तो किया इधर से इधर, दैट्स व्हाई प्लांट आर आल्सो considered as living, being living they show movement by themselves, ठीक है। सो मूवमेंट इज एन important क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। अच्छा, ये जो मूवमेंट है ये मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है और माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है। दिस मूवमेंट कैन बी एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। ये मूवमेंट मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है और माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है। मैक्रो लेवल के मूवमेंट पे वो हम बात ही कर रहे हैं, मैक्रो लेवल मतलब बड़े लेवल पे, बिगर स्केल पे, जहाँ पे हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव होता हुआ दिख रहा है। जैसे तुम लोग इंडिया से दुबई चले गए घूमने के लिए, तो मैक्रो लेवल का मूवमेंट हो गया, या घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, इट इज ऑल्सो मैक्रो लेवल का मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट है, या जो प्लांट्स का हमने एग्जांपल लिया था। माइक्रो लेवल का मूवमेंट का मतलब क्या है, माइक्रो लेवल का मूवमेंट का मतलब है स्मॉल से स्मॉल लेवल पे मूवमेंट। याद करो जो ऑर्गेनिज्म होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज से। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। सेल किससे मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनेल से। सेल के अंदर याद करो क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के लेवल का भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे लिविंग। अगर इतने माइक्रो लेवल पे भी मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग माना जाएगा। इसलिए अगर तुम कहो कि सर जब हम सो रहे हैं, ये तुम हो, सोते ही रहते हो पूरे दिन वैसे भी, तुम सो रहे हो तब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो तब तुम लिविंग नहीं माने जाओगे, नहीं, तब भी लिविंग माने जाओगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें भी मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई यू विल बी लिविंग, ठीक है। और नॉन लिविंग नहीं माने जाओगे जब नहीं सो रहे हो तो, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं होता है, जैसे वायरसेस। वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना। वायरसेस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, कब तक, अंटिल दे इन्फेक्ट सम
सेल। जब तक वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर दे, लेकिन एक बार जब वो किसी को इन्फेक्ट कर दें, ये वायरस है तुम्हारे शरीर के अंदर आ गया, एक बार किसी को इन्फेक्ट कर दें, तब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो छोड़ो, ये रिप्रोड्यूस करना भी शुरू कर देते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है एक वायरस के 2 हो जाएँगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10। यानी वायरसेस जब तक किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहे, तब तक वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो कर रहे, इसका मतलब तब तक नॉन लिविंग। लेकिन जब वो किसी को इन्फेक्ट कर दें, तो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब लिविंग। इट मीन्स viruses act as connecting link between living and नॉन लिविंग, है ना? कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग, इसलिए वायरसेस को क्या किया जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछ सकता है। वायरसेस do not show any molecular movement until they infect some cell, so they are regarded as connecting link बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए वायरसेस को क्या माना जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो समझ में आता है हमें, कोई भी वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने आप मूव कर सकता है उसे लिविंग माना जाएगा, और कोई चीज अगर अपने आप मूव नहीं कर पा रही है तो उसे नॉन लिविंग माना जाएगा। तो ये कुछ छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? कौन से क्राइटेरिया जो हम यूज करेंगे पता करने के लिए कोई अलाइव है? तो बहुत सारे क्राइटेरिया, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट। बाकी जो भी लिविंग बींग्स है वो रेस्पायर भी करेंगे, न्यूट्रिशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्राइटेरिया। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो लाइफ प्रोसेसेस ही एसेंशियल होती हैं। कौन 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 सी लाइफ प्रोसेस, ये हमने पढ़ ली। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है? ग्रोथ, मूवमेंट, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब। ठीक है, तो एक एक करके सारी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन से पहले हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। व्हाट इज फूड? फूड क्या होता है? तो फूड इज एनीथिंग विच प्रोवाइड्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कोई भी चीज जो हमारी बॉडी को क्या दे? एनर्जी दे, उसी को हम क्या मान लेंगे? फूड मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोटी। रोटी खाते हैं हम लोग, रोटी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, तो रोटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ फूड। पाव भाजी, पाव भाजी खाया होगा आप लोगों ने, तो पाव भाजी खाने के बाद भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, तो पाव भाजी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फूड। डोसा, सुना है, देखा है, तो डोसा खाने के बाद भी एनर्जी मिलती है, तो डोसा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फूड। मोमोज, ये तुम बताओगे, बताओ वेदर मोमोज विल बी कंसिडर्ड एज अ फूड और नॉट। ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, जिसका आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे। आपको बताना है कमेंट में कि मोमोज को फूड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और विद रीजन। दूसरा क्वेश्चन, कोयला भी बर्न होने पे एनर्जी देता है, तो बताइए, विल कॉयल बी कंसिडर्ड एज अ फूड? विल कॉयल बी कंसिडर्ड एज अ फूड? विद रीजन। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दें, है ना। तो फूड क्या है? फूड इज एनीथिंग विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कोई भी वो चीज जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम फूड मान लेंगे। और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम एक्चुअल में किसका होता है? फ्यूल का। किसी भी व्हीकल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फ्यूल। जिस तरीके से व्हीकल को फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए फूड इज नोन एज फ्यूल ऑफ द बॉडी। इसलिए फूड को क्या कहा जाता है?
फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इस फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस प्लस इसे यूटिलाइज करना किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सबस्टेंसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और या फिर या तो एनर्जी दें और हेल्प्स इन हेल्प्स इन तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें, या फिर और हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। या तो एनर्जी प्रोवाइड करें या एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करें। जैसे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और vitamins, minerals and water, they do not provide energy to the body but helps in providing energy to the body। ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बॉडी को, लेकिन इनकी मदद करते हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स, है ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसे देखा होगा मार्केट में ग्लूकोज की बोतल आती है, तुरंत ग्लास में डालो, घोलो, पियो और तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। ये डॉक्टर, अगर तुम्हें तबीयत खराब है, एनर्जी नहीं है, तो डॉक्टर तुम्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, ना कि फैट और प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, फैट और प्रोटीन इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते। इसलिए जब भी डॉक्टर तुम्हें बोतल चढ़ाएगा तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू योर बॉडी और तुम रिकवर कर जाओ। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स एक्ट एज रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। अगर 2 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तुमने इंटेक नहीं किए, तो फिर एनर्जी देने का काम कौन करेंगे? फैट बर्न होगा हमारी बॉडी का और वो एनर्जी देने का काम करेगा। इसलिए 3-4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फैट होता है वो बर्न करता है, वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है। यानी सबसे पहले हम एनर्जी किससे लेंगे? कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मांगी जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, खत्म हो गए, फिर फैट से लेंगे। और अगर फैट्स भी खत्म हो गए तो एनर्जी हम किससे लेंगे? फिर प्रोटीन को बर्न करके एनर्जी लेंगे। प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में मदद करना, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है प्रोटीन, है ना। अगर 1 दिन खाना नहीं खाया तो कार्बोहाइड्रेट बर्न करके एनर्जी देंगे, 4 दिन तक खाना नहीं खाया तो फैट बर्न होगा, 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो प्रोटीन बर्न होना शुरू हो जाएगा, और फिर भी नहीं खाया तो सब कुछ ही बर्न हो जाएगा। तो अगर पूछे हमसे पेपर में व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, तो सबसे पहले एनर्जी कौन रिलीज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कौन रिलीज करेंगे? फैट्स। सबसे लास्ट में एनर्जी रिलीज करेंगे प्रोटीन। तो न्यूट्रिएंट 6 तरीके के: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, फैट्स एक्ट एज रिजर्व फूड एंड प्रोटीन्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन है, नेम द न्यूट्रिएंट विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। एक ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो बॉडी को एनर्जी नहीं देता। लिख देंगे वाटर। वाटर डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इनटू द बॉडी। सबसे पहले एनर्जी कौन रिलीज करेगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फैट्स और उसके बाद प्रोटीन। तो सीक्वेंस क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन जो पूछ लिया था मैंने, कैन कॉयल बी कंसिडर्ड एज अ फूड? क्या कोयले को फूड की तरह कंसीडर किया जा सकता है? नहीं, नो। कॉयल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फूड। क्यों? क्योंकि फूड कोई वो चीज है जिसे हम ईट करें, खाने के बाद एनर्जी दे हमें,
उसे फूड माना जाएगा, है ना? कॉयल को बर्न करने पे एनर्जी मिलती है, कोयले को खाने के बाद कोई एनर्जी नहीं मिलती। दैट्स व्हाई कॉयल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज़ अ फूड। तो इसको आप रिवाइज़ करें। अगले टॉपिक से हम शुरू करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के किसी ऑर्गेनिज्म के पास कितने मोड्स हो सकते हैं, ठीक है ना? ये हम अगले टॉपिक से शुरू करेंगे। तब तक इसे आप पढ़ें, रिवाइज़ करें। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।